नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में और नए कृषि कानूनों के विरोध में आज मुंबई के आजाद मैदान में हजारों की संख्या में किसान और कामगार जमा हुए। प्रदर्शन कर रहे किसान राजभवन की ओर भी बढ़े, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोक लिया। वहीं आजाद मैदान में किसानों को संबोधित करते हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि ठंड के मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने उनके बारे में पूछताछ की है? क्या ये किसान पाकिस्तान के हैं? किसानों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने राज्यपाल को भी निशाने पर लिया। पवार ने कहा कि आप राज्यपाल से मिलने के लिए राजभवन जा रहे हैं। महाराष्ट्र ने आज तक ऐसा राज्यपाल नहीं देखा। उनके पास कंगना रनौत से मिलने का समय है, लेकिन किसानों से मिलने का नहीं। ये राज्यपाल की नैतिक जिम्मेदारी थी कि वे यहाँ आते और आपसे मिलते। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए समारोह में उनके बोलने से पहले जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे को लेकर एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। ममता ने सोमवार को एक समारोह में कहा, मैं उस कार्यक्रम में गई थी और कुछ उग्र उन्मादी विद्रोहियों ने मुझे प्रधानमंत्री मोदी के सामने चिढ़ाने की हिम्मत दिखाई। वे मुझे नहीं जानते हैं। अगर आप मुझे बंदूक दिखाएंगे तो मैं हथियारों का भंडार दिखाऊंगी, लेकिन मैं बंदूक की राजनीति में यकीन नहीं करती हूँ। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी पहले भी बंगाली महानुभावों का अपमान करती रही है और अब भी ऐसा ही कर रही है। भारत और चीन की सेना के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के ठीक पहले एक बार फिर चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने इसे नाकाम कर दिया। इसमें 20 चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। इंडिया टुडे के अनुसार चीनी सैनिकों ने उत्तरी सिक्किम के नाकुला में भारत से लगने वाली सीमा से घुसपैठ की कोशिश पिछले सप्ताह की। वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने समय रहते ही इसे पकड़ लिया और चीनी सैनिकों को रोककर पीछे धकेल दिया। इस झड़प की वजह से सिक्किम में भारत चीन सीमा पर तनाव है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बता दें, चीन द्वारा लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला था कि चीन ने भारतीय सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर अरुणाचल में गांव बसा लिया है। सिक्किम के नाकुला में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प को लेकर सेना ने कहा है, ये स्पष्ट किया जाता है कि एक माइनर फेस ऑफ हुआ था। पूर्वी सिक्किम के नाकुला में 20 जनवरी को यह घटना पेश हुई थी। बाद में स्थानीय कमांडरों ने समाधान कर लिया था। इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू के मुताबिक लद्दाख क्षेत्र के गांव के प्रधान ने दावा किया है कि चीनी सैनिक भारत के क्षेत्र में अंदर घुसने के लिए भारत द्वारा बनाई गई सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के प्रधान उर्गेन सेवांग ने अखबार के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 16 दिसंबर 2020 को 2 चीनी वाहनों को सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। अखबार के अनुसार 10 दिसंबर को एक अन्य वीडियो में कुछ चीनी नागरिक भारतीय क्षेत्र की तस्वीरें लेते दिख रहे हैं और उनकी गाड़ियां पास ही खड़ी हुई दिख रही हैं। इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले उर्गेन बताते हैं कि चरवाहे जब सर्दियों में अपने जानवरों को चराने पहुंचे तो भारतीय सीमा के 1 किलोमीटर अंदर चीनी लोगों ने उन्हें इलाका खाली करने को कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र में चीन अपना कब्जा बढ़ा रहा है और श्रीमान 56 इंच ने महीनों में चीन के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है। शायद वो अब चीन शब्द कहना शुरू करें। बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन को लेकर मोदी सरकार पर हावी रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार चीन द्वारा भारत की जमीन कब्जाए जाने के बाद भी चुप है। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की प्रस्तावित रैली को अनुमति दे दी है। हालांकि कुछ किसान संगठनों ने रैली के लिए दिए गए रूट से नाखुशी जाहिर की है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य सुखविंदर सिंह सबरा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हमें लगता है कि ट्रैक्टर रैली के लिए हमें जिस तरह की अनुमति मिली है वह सही नहीं है। हम पुराने रिंग रोड पर जाना चाहते थे, लेकिन हमें शर्तों के साथ जहां रैली की अनुमति दी गई है उस रूट का बड़ा हिस्सा हरियाणा में आता है। हम बस ये कह रहे हैं कि हम इन रास्तों पर नहीं जाना चाह रहे हैं, बल्कि हमें रिंग रोड पर जाना है। हम इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस से आज मुलाकात करेंगे। ट्रैक्टर परेड के लिए यूपी से दिल्ली की ओर आ रहे किसानों ने शिकायत की है कि कुछ पेट्रोल पंप उन्हें डीजल देने से मना कर रहे हैं, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी आंदोलन करवाने की मूड में है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों को यह आदेश कर दिया गया है कि आप ट्रैक्टर वालों को डीजल ना दो। सरकार क्या चाह रही है? डीजल ना देने से ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं आ सकता है। ये गलतफहमी सरकार ना पाले। अब लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी एक आंदोलन करवाने के मूड में है।
कोलकाता में हुए कार्यक्रम में जय श्री राम के नारों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी की खबरों के बीच अब नेताजी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेताजी की 2 तस्वीरों का अनावरण करते हुए फोटो अपलोड किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को अभिनेता प्रसेनजीत चटर्जी की बताने लगे और कहा गया कि राष्ट्रपति ने गुमनामी फिल्म में नेताजी का किरदार निभाने वाले अभिनेता प्रसेनजीत की तस्वीर का अनावरण कर दिया है। हालांकि बाद में ऐसे कयास तब छटने लगे जब पता चला कि असल में ये तस्वीर नेताजी के पोते चंद्र कुमार बोस ने ही पहले ट्वीट की थी। बीजेपी नेता और नेताजी बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीते साल एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर ट्वीट की थी। 11 जनवरी 2020 को पोस्ट की तस्वीर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अनावरण किए हुए पोर्ट्रेट में समानता देखने को मिल सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ही वह व्यक्ति हैं जिनके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक से पहले ही उसकी जानकारी रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को मिली। वैसे उन्होंने अपने दावे को लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में एक रोड शो के दौरान ये बात कही। टीआरपी घोटाले को लेकर बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को एक लिखित बयान दिया है, जिसके बाद अर्नब की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्थोदास गुप्ता ने दावा किया कि उनको रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने छुट्टियां बिताने के लिए 12,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। इसके अलावा उनको 3 साल के दौरान कुल 40 लाख रुपए भी मिले, जिसके लिए उनको रिपब्लिक के पक्ष में रेटिंग में छेड़छाड़ करनी थी। टीआरपी में छेड़छाड़ करने की यह जानकारी उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मिली है जो कि टीआरपी घोटाले मामले में पुलिस द्वारा दायर की गई है। कोरोना संकट के लॉकडाउन में जब भारत के आम लोगों और गरीबों की नौकरी जा रही थी, उनको भूखों तक रहना पड़ रहा था, उस वक्त भारत के अरबपतियों की संपत्ति 35% ज्यादा बढ़ गई है, जबकि वहीं उसी वक्त देश के 84% घरों को आर्थिक समस्याओं से गुजरना पड़ा। अकेले अप्रैल में हर घंटे 1,70,000 लोगों की नौकरी जा रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती असमानता कड़वी है। महामारी के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने 1 घंटे में जितनी संपत्ति बनाई, उतना कमाने में भारत के एक अकुशल कामगार को 10,000 साल लग जाएंगे। वहीं 1 सेकेंड में उन्होंने जितना कमाया, उतना कमाने में 3 साल लगेंगे। ऑक्सफैम ने कहा है कि महामारी और लॉकडाउन का अनौपचारिक मजदूरों पर सबसे बुरा असर हुआ। इस दौरान करीब 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने रोजगार खोए, जिनमें से 9 करोड़ 20 लाख अनौपचारिक क्षेत्र के थे। वहीं दूसरी ओर भारत अरबपतियों की संपत्ति के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के 11 प्रमुख अरबपतियों की आय में महामारी के दौरान जितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे मनरेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का मौजूदा बजट 1 दशक तक का प्राप्त हो सकता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।